हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में देखिए भाई, हम डिस्कस करेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी जो आपका कोहलबर्ग थे जिन्होंने आपका मोरल डेवलपमेंट का जो थ्योरी दी है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, वो सिद्धांत क्या कहता है आपसे, उसके कितने चरण हैं, कितने स्तर हैं, वो सभी हम आज विस्तृत व्याख्या के साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई, देर न करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि क्या है भाई, कि जो कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, अब ये क्या कहता है भाई सिद्धांत? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता यानी नैतिक सोच और निर्णय के विकास को समझाने के लिए यह सिद्धांत दिया है। भाई ये सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस लिए दिया है? कि जो नैतिक सोच होती है वह व्यक्ति की और नैतिक निर्णय होते हैं उनके विकास कैसे होता है, उसको समझाने के लिए ये सिद्धांत दिया यहाँ पर। उनके अनुसार व्यक्ति की नैतिक सोच उम्र और अनुभव के साथ क्रमिक चरणों में विकसित होती है। भाई कोहलबर्ग का कहना है कि जो व्यक्ति की नैतिक सोच होती है वो उम्र और उसके अनुभवों के साथ क्रमिक चरणों में विकसित होती है, क्रम से विकसित होती है ना। तो यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति क्या सही गलत सोचता है, क्यों सोचता है, और न केवल वह क्या करता है। यानी यह सिद्धांत यह बताता है कि भाई व्यक्ति क्या सही गलत सोचता है और वो क्यों सोचता है वो, या ना केवल वह क्या करता है। तो यह सिद्धांत बताता है। देखिए, इस सिद्धांत में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 स्तर यानी 3 लेवल्स और 6 चरणों यानी 6 स्टेजेस यानी 6 चरणों में विभाजित किया है। भाई कितने? 3 स्तर हैं और 6 आपके चरण हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत। तो देखिए, इसमें 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहला स्तर आपका पूर्व परंपरागत, दूसरा है आपका परंपरागत और तीसरा है आपका पश्चिम परंपरागत यानी उत्तर परंपरागत भी कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भाई, तीनों में देखिए 2-2 चरण हैं, तीनों स्तर में 2-2 चरण है, तो कुल मिलाकर आपके 6 चरण हो जाते हैं। तो चलिए एक एक को विस्तार पूर्वक जानते हैं। पहला चरण क्या कहता है भाई आपसे? पहला चरण क्या है? पहला चरण है हमारा पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल। ये क्या कहता है? यह स्तर सामान्यतः बचपन यानी 4 से लेकर के 10 वर्ष में पाया जाता है। कितने वर्ष में भाई? 4 से लेकर के जो 10 वर्ष का आयु होती है उस आयु में ये स्तर पाया जाता है। इसमें नैतिकता का आधार दंड और पुरस्कार होता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि दंड और पुरस्कार का जो नैतिकता होती है वो किस स्तर पर होती है? ये आपकी होती है पूर्व परंपरागत स्तर पर। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें चरण है। पहला चरण क्या है? दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। स्तर 1 में पहला दूसरा चरण 2 चरण है। तो पहला चरण क्या है? दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। अब इसमें क्या होता है भाई? बच्चा किसी कार्य को गलत इसलिए मानता है क्योंकि उसे सजा मिल सकती है। कि भाई इसके अंतर्गत बच्चा किसी भी कार्य को गलत इसीलिए मानता है केवल कि भाई उसको सजा मिल सकती है, तो वो किसी कार्य को गलत मानता है। और क्या है? नियमों का पालन डर के कारण किया जाता है। कि भाई जो नियम होते हैं, सामाजिक नियम होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं, उनका जो पालन करता है बच्चा वो डर के माध्यम से करता है, डर के कारण करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो अगर इन मूल्यों के खिलाफ काम करेगा तो उसको सजा मिल सकती है। तो इसलिए वो नियमों का जो पालन करता है डर के कारण करता है। ये है आपका चरण फर्स्ट, दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ठीक है दोस्तों, उदाहरण से समझिए भाई इसको। ये आपका पहला चरण जो है, इसका उदाहरण समझिए कैसे इसको प्रयोग में लाया है नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो देखिए, एक बच्चा चोरी नहीं करता क्योंकि अगर उसने चोरी की तो माता पिता उसे डांटेंगे या सजा देंगे। भाई कोई बच्चा है वो चोरी इसलिए नहीं करता केवल कि भाई अगर उसने चोरी की तो उसके माता पिता उसको डांटेंगे या फिर सजा देंगे। तो आ गया ना कुल मिलाकर के पुरस्कार। दंड के आधार पर है ना, दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। इसके इसलिए इसका नाम ही इसीलिए है कि भाई जो बच्चा है 4 से 10 साल का बच्चा होता है इस एज में, तो वो क्या करता है भाई? इस एज में बच्चा केवल और केवल नियमों का पालन जो करता है वो डर के कारण करता है कि कहीं उसे सजा ना मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका चरण 2 क्या कहता है? चरण 2 में है आपका साधन उद्देश्य अभिविन्यास। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। ठीक है भाई, व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर सही गलत तय करता है। अब इस चरण में क्या होता है भाई? कि व्यक्ति जो होता है वो अपने स्वार्थ के आधार पर ही सही और गलत का निर्णय करता है कि भाई सही क्या है और गलत क्या है। अगर मुझे फ़ायदा है तो काम सही है। भई इसमें क्या होता है? व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मुझे फ़ायदा है तो काम बिल्कुल सही है। वो अपने स्वार्थ के आधार पर सही और गलत का निर्णय करता है कि अगर उसको उसके लिए वो अच्छा है, स्वार्थ के आधार पर उसे फ़ायदा हो रहा है तो उसके लिए काम सही है, और उसे फ़ायदा नहीं हो रहा तो उसके लिए वो काम गलत होता है। तो इस स्वार्थ के आधार पर होता है। उदाहरण से समझिए भई इसको। एक बच्चा अपने दोस्त की मदद इसीलिए करता है ताकि बाद में दोस्त भी उसकी मदद करे। भई यहाँ पर आ गया ना स्वार्थ उसका, कि वो अपने दोस्त की मदद इसीलिए कर रहा है क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ने पर भी
वो दोस्त भी उसकी मदद कर सके, ताकि भाई आप कल को उसको भी जरूरत पड़ सकती है तो वो जरूरत पड़ने पर वो दोस्त भी उसकी मदद कर सके, इसलिए वो अभी फिलहाल में वर्तमान में अपने दोस्त की मदद कर रहा है। तो ये है आपका साधन उद्देश्य अभिविन्यास, यानी स्वार्थ के आधार पर सही और गलत का तय करना कि सही क्या है और गलत क्या है। तो देखिए ये थे आपका पहला स्तर, है ना, और उसके अंतर्गत 2 चरण। चलिए भाई अब चलते हैं, नेक्स्ट स्तर है आपका दूसरा स्तर, परंपरागत स्तर, यानी आपकी कन्वेंशनल लेवल। इस पर क्या होता है भाई, यह स्तर सामान्यतः किशोरावस्था और वयस्कावस्था के प्रारंभिक चरणों में पाया जाता है। भाई जो ये परंपरागत स्तर होता है ये नॉर्मली आपका सामान्यतः किशोरावस्था और वयस्कावस्था जो होती है उसके प्रारंभिक चरणों में होता है। इसमें नैतिकता का आधार क्या होता है भाई, समाज और उसके नियम होते हैं। इसमें नैतिकता का आधार क्या होगा, समाज और उसके नियम होंगे। अब इसमें इसके अंतर्गत देखिए चरण आएगा तीसरा, भाई 2 चरण हो चुके हैं हमारे, तो तीसरा चरण आएगा इसके अंतर्गत, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। क्या आएगा फ्रेंड्स, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। देखिए ये जो चरण है ये बहुत बार पूछा गया सीटेट एग्जाम में आपके, कि भाई जो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास है ये कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर में आता है, तो ये आता है आपका स्तर नंबर 2 में आता है। किस में आता है भाई, स्तर नंबर 2 परंपरागत यानी कन्वेंशनल लेवल में आता है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है टेट में कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास किस स्तर में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस चरण को समझते हैं आखिर ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास है क्या चीज। चलिए भाई इसको समझ लेते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ये है क्या। देखिए इसमें क्या होता है, व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा चाहता है। व्यक्ति क्या करता है कि भाई दूसरों की उसे स्वीकृति मिले और प्रशंसा करें दूसरे लोग उसकी, वो चाहता है। जो काम समाज या परिवार को अच्छा लगे वही सही माना जाता है, कि भाई जो काम करने से कोई समाज को अच्छा लगेगा, उसकी प्रशंसा होगी, तो वो उसको बिल्कुल सही मानता है। तो ये होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। अब इसे उदाहरण से समझिए भाई ये कैसे होता है। मान लीजिए एक छात्र ईमानदारी से पढ़ाई करता है क्योंकि वह चाहता है कि शिक्षक और माता पिता उसे अच्छा समझें। भाई कोई एक बच्चा है वो पूरी मेहनत और लगन के साथ ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करता है, कि किस लिए करता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो उसके शिक्षक हैं उसके अध्यापक हैं और उसके माता पिता हैं घर वाले हैं उसे अच्छा समझें। अच्छा समझाने के लिए उनके दिमाग में उसकी अच्छी इमेज बने, उसके लिए वो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है। तो ये आपका चरण होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। क्या इस स्तर में क्या होता है भाई, कि व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा चाहता है इसमें। ठीक है, तो ये था आपका चरण 3। अब चरण 4 क्या है भाई, चरण 4 है आपका कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। क्या है भाई, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसका क्या है भाई, देखिए इसमें क्या होता है, नियम और कानून को बनाए रखना सबसे जरूरी माना जाता है। इस चरण में क्या होता है, नाम से स्पष्ट है कानून व्यवस्था, तो नियम और कानूनों को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। समाज की व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर दिया जाता है इस चरण में। ठीक है, अब इसको उदाहरण से समझिए कि इस पर काम कैसे करता है, ये चरण कैसे होता क्या है। कोई व्यक्ति रिश्वत नहीं लेता क्योंकि कानून के अनुसार यह अपराध है और इससे समाज में अव्यवस्था फैलती है। भाई कोई व्यक्ति है वो रिश्वत इसीलिए नहीं लेता केवल कि भाई कानून के अनुसार यह अपराध है, उसको पता है कि कानून के अनुसार रिश्वत लेना अपराध है और इससे समाज में अव्यवस्था फैलती है, तो वो इसीलिए रिश्वत नहीं लेता है। तो क्या हो गया यहाँ पर कि नियम और कानून को बनाए रखना सबसे जरूरी माना गया है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में। ठीक है साथियों, ये आपको समझ आया होगा। तो देखिए ये आपके 2 स्तर कंप्लीट हो चुके हैं, 2 स्तर में 4 चरण हो गए, 2-2 चरण सब में है भाई। चलिए स्तर 3 क्या है भाई आपका, स्तर 3 है आपका उत्तर परंपरागत स्तर, यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये क्या होता है भाई, यह स्तर बहुत कम लोगों में पाया जाता है। इसमें व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों और मानव मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है। भाई जो ये स्तर होता है ये बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है नैतिक सिद्धांत और मानव मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है। इसके अंतर्गत 2 चरण आते हैं, चरण 5 और चरण 6। तो चरण 5 क्या है भाई आपका, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, यानी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है भाई, कानून को समाज की भलाई के लिए बनाया गया, समझा जाता है कि भाई जो कानून है वो समाज की भलाई के लिए बनाया गया है, ये समझा जाता है। और यदि कानून अन्यायपूर्ण हो तो उसे बदला जा सकता है, कि भाई अगर यदि कानून जो है वो अन्यायपूर्ण है तो उसको बदला भी जा सकता है। तो ये चरण 5 जो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, इसमें कानून को समाज की भलाई के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, इस भलाई के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, और कानून अगर अन्यायपूर्ण है तो उसको बदला भी जा सकता है। उदाहरण से समझिए भाई ये कैसे काम करता है, कैसे ये चरण जो है, कोई व्यक्ति यह मानता है कि अगर कोई कानून मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे बदलना चाहिए, भले ही वह कानून हो। भाई कोई व्यक्ति ये मानता है कि भाई कोई अगर मान लीजिए कोई कानून बना है तो वो कानून मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है,
भाई मानवाधिकार का उल्लंघन करता है वो कानून, मान लीजिए, तो क्या करना है, तो उसको बदलना चाहिए, भले ही वह कानून हो, भाई भले ही वह कानून है, बनाया है आपने कानून है वो, लेकिन अगर वो जो मानव अधिकार है उनका उल्लंघन कर रहा है तो उसको बदला जाना चाहिए। ये है आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चरण 6 पे आते हैं। चरण 6 है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्या है फ्रेंड्स? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसमें क्या है भाई? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। व्यक्ति अपने आत्मसिद्ध नैतिक मूल्यों जैसे न्याय, समानता, मानवता के आधार पर निर्णय लेता है। भाई इस चरण में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो अपने आत्मसिद्ध मूल्य जो होते हैं उसके खुद के, वो जैसे न्याय है उसका, समानता है, मानवता है, वो आत्मसिद्ध मूल्यों के आधार पर वो निर्णय लेता है। और अंतरात्मा सबसे बड़ा मार्गदर्शक होती है। इस चरण में जो हाई लेवल का चरण होता है ये भाई, तो इस ये बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। तो इसमें जो क्या होता है, अंतरात्मा जो होती है वो सबसे बड़ा मार्गदर्शक होती है आपकी, कि भाई क्या सही है क्या गलत है। भाई अंतरात्मा से एक तरह से आवाज आती है ना, भाई आप कोई भी काम करते हैं, ये भले ही गलत कर रहे हैं तो आपके अंतरात्मा से जरूर आवाज आएगी कि हाँ ये काम गलत है, भाई ऐसा नहीं करना है ना। तो अंतरात्मा को सबसे बड़ा मार्गदर्शक होती है इस चरण के अंतर्गत। अब इसको उदाहरण से समझिए भाई, उदाहरण से समझते हैं। देखिए महात्मा गांधी के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया। जो हमारे महात्मा गांधी थे उन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया। क्यों किया भाई? उनके लिए सत्य और अहिंसा सर्वोच्च नैतिक मूल्य थे। क्योंकि जो सत्य और अहिंसा है उनके सर्वोच्च नैतिक मूल्य थे उनके लिए, इसीलिए उन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया। भले ही इसके लिए उन्हें सजा सहनी पड़ी। भाई भले ही आपके गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा के सर्वोच्च नैतिक मूल्य थे उनको ध्यान में रख करके उन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया था, लेकिन फिर भी करते रहे। भले ही उन्हें सजा मिली, भाई कई बार उन्हें सजा भी मिली, सजा भी सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने तब भी अपना विरोध जारी रखा, क्योंकि उनके लिए जो नैतिक मूल्य थे वो सत्य और अहिंसा उनके लिए सर्वोच्च थे। ठीक है, तो ये था आपका चरण 6। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई अब इसमें देख लेते हैं कि इसका आखिर निष्कर्ष क्या निकला। जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास एक तो क्रमिक होता है। भाई अभी देखिए आपने समझा, नैतिक विकास क्रमिक होता है। पहली स्टेज 4 से 10 वर्ष के बच्चों की होती है ना, प्री जो आपकी होती है पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल, परंपरागत और पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर परंपरागत, तीनों इस तरह से आए, क्रम से आए। तीनों में दो दो आपके क्या चरण आए, तो टोटल 6 चरण होते हैं इसमें, देखिए है ना। और 3 आपके स्तर हो जाते हैं। क्या 3 तो स्तर हो गए और 6 आपके इसमें चरण होते हैं। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास और दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, ये बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको आप याद रखना। देखिए आगे क्या है भाई, सभी लोग उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचते हैं। इसका निष्कर्ष है कि भाई सभी लोग जो है उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। उच्चतम स्तर क्या होता है इसका? परंपरागत यानी उत्तर परंपरागत यानी पोस्ट कन्वेंशनल जो स्तर होता है वो उसका उच्चतम स्तर होता है, तो उसमें बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है दोस्तों, नैतिक सोच का विकास शिक्षा और सामाजिक अनुभव से प्रभावित होता है। जो उसकी बच्चे की नैतिक सोच है उसका विकास जो होता है वो उसकी शिक्षा और सामाजिक अनुभव क्या है, उसके आसपास के किस प्रकार के समाज में रह रहा है वो, तो उन अनुभवों से वो उसका नैतिक सोच भी प्रभावित होती है। तो ये था जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत का निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का ये सिद्धांत जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के बाद आपको जो इस सिद्धांत को दोबारा पढ़ने की शायद ही जरूरत पड़ेगी। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ आपको समझा दिया गया है इस सिद्धांत को। तो जो भी साथी देखिए चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।